यू जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अगर आप भी अपने करियर को एक नई दिशा देने के फिरात में हो, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, नो मैटर व्हाट, आपने कौन से स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या कर रहे हो, आपने चाहे साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, या चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, या चाहे आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आप अपने करियर को एक बेहतरीन फील्ड में ले जा सकते हो, जिस फील्ड की मैं बात इस वीडियो में करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं भारत के बैंकिंग सेक्टर की। भारत के बैंकिंग सेक्टर में निकली हुई है वैकेंसीज। आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। ऑफिसर लेवल की जॉब है। एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपकी पहली सैलरी कहीं ना कहीं 75,000 के आसपास जाती हुई मिलेगी। लोकेशन टू लोकेशन कुछ अलाउंसेस के बेसिस पर सैलरी वैरी करती रहती है। कुछ लोकेशंस पर यह सैलरी 80 से 85,000 तक भी जाती है पहली सैलरी एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद 20 साल की उम्र में। अगर आप ये सारी जानकारी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। सबसे पहली चीज, आईबीपीएस क्या है। भारत की जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है सिवाय एसबीआई के, एसबीआई को छोड़कर भारत की सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिक्रूटमेंट करने का काम आईबीपीएस करता है। जैसे यूपीएससी बॉडी ऑफिसर्स का, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करने का काम करता है, वैसे ही आईबीपीएस बॉडी इन सभी बैंक्स में क्लर्क और ऑफिसर का चयन करने का काम करता है। तो ऐसे ही ऑफिसर वाला नोटिफिकेशन दे दिया है इन्होंने। कितनी वैकेंसीज है? 5,208 वैकेंसीज, 75,000 के आसपास पहली सैलरी। प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है? जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाते हो और जो भी सैलरी मैंने बताई वो सैलरी आपको मिलने लगती है, पहली सैलरी। आपका प्रोबेशन होता है और फिर प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कुछ टाइम बिताने के बाद धीरे 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 आप अपना करियर में आगे बढ़ते हो। तो ऐसा एक कुछ टाइम बैंक में बिताने के बाद किसी भी एक बैंक का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर आपको बना दिया जाता है। आप अगर कभी बैंक में गए हो तो उस बैंक के ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक का केबिन देखा होगा, तो वो जो इंसान है वो आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू बनते हो। किसी भी बैंक का मैनेजर आपके पास बनने का मौका है। क्या चाहिए उसके लिए, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट डेट्स की। कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है? यहां पर फॉर्म फिलिंग आज से ही शुरू हो चुकी है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, अभी इसके लिए परेशान मत रहना। फॉर्म फिलिंग का एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊंगा और वो वीडियो देखे बगैर फॉर्म फिल मत करना, है ना। हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर आईबीपीएस पीओ बाय सचिन सर, यूट्यूब पर डालोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आपको पेमेंट करने का और आपके एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस करना हो तो उसकी लास्ट डेट है 21 तारीख तक। तो आज से 21 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, एप्लीकेशन मॉडिफाई कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगस्त में होगी। उसके बाद कॉल लेटर्स भी, आपके हॉल टिकट्स भी अगस्त में डाउनलोड होंगे और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री होगा वो अगस्त में होगा। एग्जामिनेशन बेसिकली 3 फेजेस में होता है, आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में इस साल कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो भी है अगस्त में हुई, सितंबर में आ जाएगा। एकदम फास्ट प्रोसेस रहता है, अगस्त में एग्जामिनेशन, सितंबर में रिजल्ट। सबसे फास्ट एग्जामिनेशन का काम जो होता है वो बैंकिंग एग्जामिनेशन का होता है और ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन प्री जिनका भी क्लियर होगा वो मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे अक्टूबर 2025 में। जैसे ही रिजल्ट मतलब अक्टूबर 2025 में एग्जाम हो जाएगी, नवंबर 2025 में रिजल्ट आ जाएगा। आखिरी राउंड इंटरव्यू जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, नवंबर दिसंबर में आखिरी राउंड आपका होगा। वो होने के बाद
आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है, आपको कौन सा बैंक मिला है, फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन से बैंक में हुआ है, जनवरी फरवरी 2026 को आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बाद में मैं अगर बात करूं वैकेंसीज की, तो ये वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज 5208। 11 अलग अलग बैंकों ने यहां पर वैकेंसीज दी है। ये 5208 नंबर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इन 11 में से 3 बैंक्स ने वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं करी है, NR, नॉट रिपोर्टेड। नॉट रिपोर्टेड का मतलब क्या है, जब ये एडवर्टाइजमेंट निकल रही है तब इन बैंकों को पता नहीं है यार मुझे एग्जैक्टली कितने ऑफिसर्स की जरूरत होगी, हाँ मेरी बैंक में से कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने लोगों का प्रमोशन हो रहा है, और जो ऑफिसर की पोजीशन है वो कितनी खाली हो रही है, ये इन 3 बैंक्स को अभी फिलहाल पता नहीं है। तो इन्होंने अपनी वैकेंसीज नहीं बताई, ये बोले हम बाद में बता देंगे, जो भी जितनी भी जरूरत होगी वो बाद में बता देंगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि NR वैकेंसीज बाद में रिपोर्ट की जाती है और वो वैकेंसीज बढ़ती है। तो इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 3 बैंक्स ने वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं करी है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्या आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में। आपका एज 20 से 30 साल के बीच में कब होना चाहिए, आज की तारीख पर यानी 1 जुलाई 2025 पे होना चाहिए। ओके, आपकी बर्थ डेट 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। 2 जुलाई 1995 के बाद और 1 जुलाई 2005 से पहले अगर आपकी बर्थ डेट, ये दोनों डेट्स है ना, ये दोनों डेट्स अगर आपकी बर्थ डेट है तो भी चल जाएगा, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो। 2 जुलाई 1995 को आपका जन्म हुआ है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। 1 जुलाई 2005 को एग्जामिनेशन जन्म हुआ है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा। आपने चाहे साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से करा है, आर्ट से करा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहां पर एक प्लस पॉइंट है कि हर कोई ग्रेजुएट जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फाइनल ईयर में है और उसका रिजल्ट 21 जुलाई से पहले पहले हाथ में आ सकता है, वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। 21 जुलाई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ सकता है तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, भले आप फाइनल ईयर में अभी क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं एज रिलैक्सेशन की। कैटेगरी के हिसाब से यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC क्लास के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और डिसेबिलिटीज वाले पर्संस को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जो भी सर या मैडम लोग अप्लाई करेंगे उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करूं तो इस साल IBPS PO के एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और ये बदलाव देख के मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे उनको भी अच्छा लग रहा होगा। क्या बदलाव हुए हैं तो ये हम जरा देख लेते हैं। इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जिसको हम फेज 1 भी बोलते हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट्स पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी 3 ही पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क के लिए पूछे जाते थे और उसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलता था। इंग्लिश के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। चेंजेस इन दोनों सब्जेक्ट में हुए हैं। क्वांट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो रखे भैया सेम, 35 क्वेश्चंस ही रखे, पर पिछले बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि 35 क्वेश्चंस होने के बावजूद बच्चे कहीं ना कहीं 20 से 22 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाते थे, बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, है ना। तो वो 10-12 क्वेश्चंस तो ऐसे ही छूट जाते थे। तो IBPS ने बोला ठीक है, अगर आपके 10-12 क्वेश्चंस वैसे ही छूट रहे तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं चेंज करते, हम मार्क्स चेंज करेंगे। तो 35 क्वेश्चन 30 मार्क, ये थोड़ा सा शॉकिंग, सरप्राइजिंग और पर्सनली मेरे लिए प्लीजिंग है। क्यों, मैं आपको रीजन भी बताता हूं। यहां पर 35 क्वेश्चन के 30 मार्क्स है, मतलब डेफिनेटली आपको मैथ्स में, क्वांट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनका वेटेज सिर्फ आधे मार्क का होगा।
प्रोबेबली वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के हो सकते हैं। क्लरिकल एग्जामिनेशन में जिस लेवल का सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता है, मे बी डिटेल में सुमित सर आपके साथ इसको लेकर बात करेंगे, बट मे बी क्लर्क प्रीलिम्स लेवल वाला सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको दे दिया जाए और वो आधे आधे मार्क के लिए दे दिया जाए, चांसेस है। बाकी डिटेल में सुमित सर आपके साथ बात करेंगे। इसके लिए भी 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। ओके, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस हुआ करते थे, 35 ही रखे, पर 40 मार्क्स इसके कर दिए। आईबीपीएस बोल दिया भाई साहब आप लोगों का रीजनिंग तो बहुत अच्छा है। रीजनिंग मैं आप लोगों को गाइड करता हूं, और अगर आपने सारे सेशन सिंसियरली फॉलो करे होंगे तो फिर यार रीजनिंग में, जैसा कि मैं बोलता हूं, आपके प्रिपरेशन जर्नी में सबसे मजेदार सब्जेक्ट रीजनिंग होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आईबीपीएस को पता चल गया, उसने चेंज कर दिया। जस्ट किडिंग, है ना। 35 में 40 मार्क, मतलब यहां पर भी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका वेटेज 2 मार्क का होगा, है ना। या फिर क्योंकि इसमें मेंस में भी ऐसा ही रहता है, आईबीपीएस पी और आईबीपीएस क्लर्क के, तो उसमें क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के रहते हैं। अब चांसेस क्या है, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि 35 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए है, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के रह सकते हैं, या फिर सीधा सीधा 40 डिवाइडेड बाय 35 सारे क्वेश्चन का वेटेज हो सकता है ना। तो ये अभी थोड़ा सा ऑफिशियली कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं भी इसके ऊपर क्लैरिटी लेने की आईबीपीएस के साथ बात करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही क्लैरिटी मुझे मिल जाएगी मैं आप लोगों को पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए टाइम कितना दिया है, 20 मिनट। तो ऐसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 60 मिनट की होगी, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए आएंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो भी आपके मार्क्स आएंगे, उन मार्क्स के हिसाब से आपकी एक प्रीलिम्स की कट ऑफ लिस्ट, मेरिट लिस्ट लगेगी, है ना। तो उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग मेंस एग्जामिनेशन दोगे। मेंस एग्जामिनेशन में आपको 4 सब्जेक्ट फेस करने होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी इस बार कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। क्या मिले हैं बताता हूं, पहले बाकी के सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। रीजनिंग में आपको मेंस एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के लिए। तो मेंस में कैसा होता है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आते हैं जो बहुत प्यारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। प्यारे मतलब जब तैयारी शुरू करोगे तब पता चल जाएगा प्यारे का क्या मतलब होता है। 50 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस कैटेगरी से आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, और इन 35 क्वेश्चन के लिए वेटेज रहेगा 50 मार्क। इन दिनों जनरल अवेयरनेस जिस लेवल का पूछा जा रहा है, आईबीपीएस बोला नहीं बनता है, जिस लेवल के क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उन लेवल के लिए 35 क्वेश्चन 50 मार्क बनता है, ठीक। 25 मिनट का टाइम जनरल अवेयरनेस में आपको मिलेगा। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 मार्क का वेटेज रहेगा, और इसके लिए टाइम 40 मिनट का रहेगा। यानी इंग्लिश में भी आपको सेक्शन ए सेक्शन बी मिलेंगे, 2 मार्क का सेक्शन, 1 मार्क का सेक्शन। आपको रीजनिंग में भी 2 मार्क का सेक्शन, 1 मार्क का सेक्शन। जीए में भी इस बार 35 क्वेश्चन 50 मार्क है, क्वेश्चन और मार्क्स इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, यानी इधर भी सेक्शन ए सेक्शन बी, 1 मार्क का सेक्शन, 2 मार्क का सेक्शन, ऐसा देखने को मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चन 50 मार्क रहेंगे, तो इसके लिए टाइम मिल रहा है 45 मिनट्स का। तो ओवरऑल अगर हम देखें 160 मिनट के टाइम में 145 क्वेश्चन और 200 मार्क का मेंस का पेपर होगा। मेंस एग्जामिनेशन में जैसे ही ये कंप्लीट होता है तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव चालू होगा, और डिस्क्रिप्टिव इस बार इस बार नहीं, हर बार टाइप करना होता है, बट इस बार कुछ चेंजेस हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको लिखना नहीं होगा, कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे आएगा एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। अभी तक डिस्क्रिप्टिव में क्या आता था, लेटर राइटिंग आता था, बट अभी इसमें क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंशन। May be broadly based on economic, social issues, emerging trends in banking and technology, current ethics and etc. मतलब ये अभी इन्होंने लिख कर दिया है कि ये जो भी ऐसे होगा, जो भी कॉम्प्रिहेंशन होगा, ये किसको लेकर होगा, जो भी इकोनॉमिक चीजें चल रही है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, है ना, एमर्जिंग ट्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज चल रहा है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम आ सकता है, डेटा एनालिटिक्स बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम आ सकता है, उसी के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कुछ पैसेज दिया जाएगा। और ऐसे
अब कॉम्प्रिहेंशन में दो चांसेस है। यहां पर आपको एक पैराग्राफ देकर कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के आंसर आपको टाइप करने होंगे, पहली चीज ऐसे आ सकती है। या फिर एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ का प्रीसे राइटिंग आपको करना होगा, दूसरी चीज। तो यहां पर ये वाली चीज आपको देखनी है। तो ये मेंस का पैटर्न है। मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो, इंटरव्यू होगा। अब फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होता है। मेंस में आपने कैसा परफॉर्म किया और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, इन दोनों के मार्क्स को जोड़ के फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और फिर आप बैंक में और सीधा बल्ले बल्ले 85,000 तक सैलरी आपकी मिल सकती है। IBPS PO के सैलरी का रेंज 65 से 85,000 के बीच में होता है। लोकेशन टू लोकेशन ये चीजें वैरी करती रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोकेशन बदलती है अलाउंसेस बदल जाते हैं, DRA बदल जाता है, DA बदल जाता है ना। तो ये सारे के सारे अलाउंसेस लोकेशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये सैलरी आमतौर पे 65 से 85,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हो और बहुत मजे कर सकते हो, है ना। तो अभी मैं सिलेबस की बात करता हूं। 4 सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, प्री और मेंस दोनों को मिलाकर। प्री में 3, मेंस में 4। रीजनिंग जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं उसमें सिर्फ 11 चैप्टर्स है। इन 11 चैप्टर्स में से आपके IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 से लेकर 8। 40 मार्क की रीजनिंग आती है, ये मान के चलो 40 में से 40 मार्क की रीजनिंग आती है, तो ये मान के चलो 40 में से कम 20-25 मार्क के सिर्फ पजल्स आएंगे। तो ये इकलौता चैप्टर है जो पजल्स के लिए जो प्री में ज्यादा वेटेज रखता है। एक चीज, इनपुट आउटपुट चैप्टर। इनपुट आउटपुट चैप्टर प्रीलिम्स में अभी तक हमें देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। 2 मार्क के कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। चांसेस है इनपुट आउटपुट भी हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिले, चांसेस है ना। ठीक, तो ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए सारे के सारे चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने होंगे। मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स को मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं, है ना। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स को हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट स्पीड मैथ्स। मैथ्स में आपके कुछ क्वेश्चन आधे मार्क के जो होने वाले हैं वो इन 3 में से हो सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है वो सिर्फ ये चैप्टर होगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जिसके क्वेश्चन आधे मार्क के लिए आ सकते हैं, या फिर नंबर सीरीज में से बहुत इजी वाले पैटर्न जो आधे मार्क के लिए आ सकते हैं। ठीक, ओके। उसके बाद ये स्पीड मैथ्स हो गई। ये अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में सारी की सारी चीजें आप अपने स्कूल टाइम में पढ़ चुके होते हो। स्कूल टाइम में आपने परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, वहां पे आपने रेशो पढ़ा है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है ना, टाइम एंड वर्क पढ़ा है, एवरेजेस पढ़ा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई होती है। बस तरीका क्या होता है, स्कूल टाइम में हम लोग बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास 20 मिनट है और 35 क्वेश्चंस है। इतने कम समय में अगर इतने ज्यादा क्वेश्चन हमें अप्रोच करने हैं तो उनके सॉल्विंग का तरीका थोड़ा बदल दिया जाता है। आपको बस वो बदले हुए तरीकों पर ध्यान देना है, वरना बेसिक चीजें इसकी तो आप सबको पता होती है। 8, 9, 10th में ये सब पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद तीसरा जो सेगमेंट है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलता है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, है ना। फिर उसके अलावा टैबुलर DI, ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन की वैरायटीज देखने को मिलती है। तो ये क्वांट और रीजनिंग के बारे में हो गया। इंग्लिश, जैसे रीजनिंग 2 सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पजल और मिसलेनियस। क्वांट 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। वैसे इंग्लिश भी 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रीडिंग का सेगमेंट, दूसरा है वोकैबुलरी का सेगमेंट और तीसरा है ग्रामर का सेगमेंट, है ना। तीसरा है ग्रामर का सेगमेंट। ओके, रीडिंग में इनमें से कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का पार्ट आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जहां तक मुझे लगता है ये रीडिंग का ही पार्ट है। अगर आपका रीडिंग अच्छा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, है ना, या फिर पैरा जंबल्स हो गया, कहीं ना कहीं ये रीडिंग के पार्ट्स हैं। वोकैबुलरी में आपके फिलर्स आते हैं।
फिलर मतलब एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स गायब कर दिए जाते हैं, नीचे ऑप्शन में वर्ड्स देकर पूछा जाता है बताओ उस खाली जगह पर, उस ब्लैंक स्पेस पे कौन सा वर्ड फिट हो सकता है। तो ऐसे इंग्लिश में आपके कुछ ग्रामर के चैप्टर्स रहेंगे, टेंसेस, आर्टिकल्स, है ना। और वोकैबुलरी के ऊपर आप वर्ड स्वैप, फिलर्स, सिंगल फिलर, डबल फिलर, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आप वोकैबुलरी पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, आप आरबीआई रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हो, आरबीआई बैंक्स के ऊपर कैसे रेगुलेशन रखता है, मार्केट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई का क्या रोल होता है, कौन कौन से टूल्स है आरबीआई के पास जिसके थ्रू ये रिलेट करता है। आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, है ना। तो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो, करंटली फाइनेंशियल चीज़ों में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेकर आ रहा है, कौन कौन से इंसेंटिव इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रहा है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है आप जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ते हो। तो ये आपके सिलेबस की बात रही। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए आपको अपने आप को एक सवाल पूछना है, क्या मैं बिगिनर हूँ, क्या मैं रिपीटर हूँ। अगर आप रिपीटर हो तो एकदम सिंपल, 2-3 मॉक टेस्ट आप लोगों को खरीद लेने हैं, है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म के 2-3 मॉक टेस्ट खरीद लो, आपके पास होने ज़रूरी है, और वो मॉक टेस्ट लगाकर उसका एनालिसिस किया करो। इसके अलावा जो भी रिपीटर लोग हैं, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, यूट्यूब पर शाम के 7 बजे मैं प्रैक्टिस के लिए क्लासेस लेता हूं। वो क्लासेस जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक अटेंड करनी है, करनी ही करनी है। ये क्लासेस है आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस एकदम करारी हो जाएगी। उसके बाद बिगिनर, जो भी बिगिनर लोग हैं, जो भी बिगिनर लोग हैं, जो नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। अब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आप या तो यूट्यूब की मदद ले सकते हो, यूट्यूब पर आज के तारीख में सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर उसमें आपको वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप बिना ढूंढे अपनी सारी की सारी चीजें एक जगह पाना चाहते हो, तो बिगिनर के लिए मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आप कोई एक अच्छा सा कोर्स फॉलो कर लो। कोई भी कोर्स फॉलो कर लो जहां पर आपको समझ में आता है। अगर मुझे पूछोगे तो मैं आप लोगों को बेस्ट एक रिसोर्स यहां पर, ये बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए नहीं, बिगिनर्स के लिए, है ना। बेस्ट रिसोर्स फॉर बिगिनर्स एज वेल एज रिपीटर्स, बिगिनर्स एंड रिपीटर्स के लिए बेस्ट सोर्स है बैंक महापैक। बैंक महापैक क्या है, ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसके अंदर 1 साल में हम जितनी भी बैचेस लाते हैं, जिन किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए लाते हैं, वो सारी बैचेस इस बैंक महापैक के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसमें अभी फिलहाल 18 से ज्यादा एग्जामिनेशंस हम लोग कवर कर चुके हैं। 100 से ज्यादा बैचेस इसमें अभी अवेलेबल है, 100 से ज्यादा बैचेस की बात कर रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस अवेलेबल है, 2000 से ज़्यादा मॉक्स अवेलेबल है, 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 2999 में और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 499 में मिलता है। सारी बैचेस इसके अंदर है। बैंक महापैक ज्वाइन कर लो, उसमें से अल्टीमेट 2.0 ये बैच फॉलो कर लो। अगर इस साल के एग्जामिनेशन SBI PO IBPS PO टारगेट है और अगले साल के एग्जामिनेशन टारगेट है, अगले साल IBPS PO SBI PO क्लियर करना चाहते हो तो एम 2.0 बैच फॉलो करना, ठीक है। तो ये सोर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा आप लोगों को नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी परेशानी, समस्या, दिक्कत होगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं या मेरी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। That's it from my side in this short session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.